हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर 9 अकेडमी पर। 9th क्लास के इस सामाजिक विज्ञान विषय के रिवीजन सीरीज में हम भूगोल का सेकंड चैप्टर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर का हमने एक भाग समझ लिया है, आज इसका हम दूसरा भाग समझने वाले हैं। 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय को हम कैरियरविल ऐप पर पूरी तरीके से बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम YouTube पर लाइव क्लासेस के थ्रू सामाजिक विज्ञान विषय के हर चैप्टर को दोबारा रिवाइज करने वाले हैं। रिवीजन थोड़ा तेजी से चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंसेप्चुअल और फैक्चुअल चीजों को उड़ा देंगे। सारी चीजों को हम आराम से देखते हुए चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट। तो आज हम भारत का भौतिक स्वरूप इस चैप्टर के सेकंड भाग को देखने वाले हैं। तो भूगोल विषय का ये सेकंड चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें भारत के 6 बड़ी बड़ी भू आकृतियां या भौतिक स्वरूप को समझाया गया है। कल की क्लास में हमने समझा था कि भारत के 6 भौतिक स्वरूप कौन कौन से हैं, 6 भू आकृतियां कौन कौन सी है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान जो कि पश्चिम में भी है और पूर्व में भी है, छठा है द्वीप समूह, इधर है लक्षद्वीप और पूर्व की तरफ है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें हमने सबसे पहले पहली भू आकृति, पहला भौतिक स्वरूप को पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि है हिमालय पर्वत श्रृंखला। मैंने आपको समझाया था कि हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, पर्वतों की श्रृंखला है, और एक श्रृंखला नहीं है, 3 श्रृंखला है। और ये तीनों श्रृंखला उत्तर से दक्षिण में एक तरीके से एक दूसरे से पैरेलल, एक दूसरे से समानांतर तो फैली हुई है। सबसे ऊपर वाली है जिसको हमने ए नाम दिया था, महान हिमालय, दूसरी वाली है हिमाचल हिमालय और तीसरी है शिवालिक। इनके बारे में हमने कल के सेशन में समझा था। तो अगर आपने कल के सेशन यानी कि फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझा, रिवाइज किया और मेरे साथ अभी क्विकली रिवाइज कर लिया है, तो एक बार एक कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम और भौगोलिक वितरण के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, हिमालय के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा और बाकी है। उसके बाद हम उत्तर के विशाल मैदान की तरफ आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। तो हमने देखा कि भारत में मुख्य रूप से 6 भौगोलिक आकृतियां हैं, 6 भौतिक स्वरूप है। कौन कौन से? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसमें हमने हिमालय के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी है, मैप के थ्रू भी हमने देख लिया था। तो हमने देखा था कि हिमालय उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी कि देशांतरीय विस्तार में 3 भागों में बटा हुआ है, 3 श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक। निम्न हिमालय को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय को आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं, और शिवालिक को आउटर हिमालय या बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। इनके बारे में हमने कल बेसिक बातें देखी थी। तो हिमालय का ये उत्तर से दक्षिण ये समानांतर रूप में हमने वर्गीकरण देख लिया है। इसके अलावा हिमालय को एक और तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, एक और तरीके से बांटकर समझा जाता है, जो कि उत्तर से दक्षिण नहीं है, पश्चिम से पूर्व में है। और मुख्य रूप से ये नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इस आधार पर 5 नदियों के हिसाब से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कौन कौन सी नदियां हैं? यहां है सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और यहां पर दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी है ना। दोनों मोटे रूप से एक ही बात है। तो सिंधु और सतलुज के बीच में ये जो हिमालय वाला हिस्सा उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में जो हिमालय है उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग के बीच में जो हिमालय है उसे कहते हैं असम हिमालय। तो हिमालय को ऐसे 3 समानांतर उत्तर से दक्षिण इस वर्गीकरण के अलावा 5 नदियों के हिसाब से भी बांटा गया है। सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता और यहां पर ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग। और इन हिमालय के नाम क्या है? इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय, ये असम हिमालय और ये नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय। ठीक है, तो एक एक करके इन चारों के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में? आप क्रम से याद रखिए, सिंधु और सतलुज के बीच में। पंजाब हिमालय को भी 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम में कश्मीर हिमालय और पूर्व में हिमाचल हिमालय।
तो पंजाब हिमालय के भी दो भाग हो गए हैं, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। फिर है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच में है। और सबसे पूर्व में असम हिमालय है। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदी, दिहांग नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र का ही हिस्सा है। दिहांग नदी से मिलकर बहुत सारी नदियां फिर ब्रह्मपुत्र बना देती है। तो असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच में है। अब क्रम ऐसे ही याद रखिए, सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। शुरू में दो नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब, फिर कुमाऊं, फिर नेपाल, फिर असम हिमालय। तो हिमालय का उत्तर से दक्षिण समानांतर रूप में वर्गीकरण करने के अलावा हम पश्चिम से पूर्व की तरफ नदियों के माध्यम से भी वर्गीकरण करके देख सकते हैं। अब हिमालय का एक एक्सटेंडेड हिस्सा है, एक विस्तारित रूप है जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है, उसे कहते हैं पूर्वांचल। अब हमने हिमालय को जब पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा था कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। मान लीजिए कि ये हिमालय का पूरी तीनों श्रृंखलाएं हैं। इधर कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी है। और इधर कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। अब ये जो हिमालय है, ये हिमालय यहां दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बाद अचानक से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, दक्षिण की तरफ तीखा मोड़ ले लेता है, ऐसे आ जाता है हिमालय। और फिर ये भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। और इन्हीं पहाड़ियों को, ये जो ब्लू कलर की पहाड़ियां हैं, उनको बोलते हैं पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियां। यानी कि ये पूर्वांचल और ये जो पूर्वी पहाड़ियां हैं ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। बेसिकली असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन राज्यों से होकर गुजरती है ये पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां। और ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से बनी है। अवसादी चट्टानों में भी ये बलुआ पत्थर से बनी है। यहां पर घने जंगल मिलेंगे क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहां पर प्रमुख पहाड़ियां जो है पूर्वांचल की, जो पहाड़ियां हैं उसमें है नागा हिल्स हो गया, मिजो हिल्स हो गया, मणिपुर हिल्स हो गया। तो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्व में है, हिमालय का ही एक्सटेंडेड रूप है। इस दिहांग गॉर्ज के बाद या ब्रह्मपुत्र के बाद हिमालय अचानक उत्तर पूर्वी भारत में से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, और इन्हें कहते हैं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां। तो ये था भारत का पहला भौतिक स्वरूप, कौन सा? हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे भौतिक वर्गीकरण की तरफ, जिसे हम कहते हैं उत्तरी मैदान। ये जो हरे कलर में दिख रहा है ये है उत्तरी मैदान। अब इस दूसरे भौतिक स्वरूप की तरफ आगे बढ़े उससे पहले आप एक कमेंट कर दीजिए कि सर हमको पहले भौतिक स्वरूप, भारत के पहले भौतिक स्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में मोटी मोटी बातें समझ में आ चुकी है। एक बार सब स्टूडेंट्स एक कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा भौतिक स्वरूप है उत्तरी मैदान, है ना, उत्तर का विशाल मैदान, है ना, भारत के उत्तर में है, बहुत बड़ा एरिया है और मैदानी हिस्सा है। मैदानी हिस्सा है बोले तो ऐसा समतल हिस्सा है। और ये समतल हिस्सा बना कैसे है? ये प्रमुख रूप से तीन बड़ी बड़ी नदी प्रणालियों से बना है। सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली बोले तो सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां, गंगा नदी प्रणाली, गंगा और गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली यानी कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। तो चूंकि इस एरिया में इन नदी प्रणालियों का प्रवाह है, तो ये नदियां और इनकी सहायक नदियां बहुत सारी मिट्टी लेके आती है और मिट्टी को खड्डों में जमा कर देती है। इस वजह से ये एक मैदानी हिस्सा, एक समतल हिस्सा है। यहां पर जो मिट्टी मिलती है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्यों? क्योंकि ये पानी के द्वारा लाई गई है। तो पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तो लाखों सालों से इस क्षेत्र में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है, मतलब जलोढ़ यहां पर जमी है, जलोढ़ मिट्टी यहां पर जमा हुआ है। कैसे हुआ है? नदियों के माध्यम से। तो लाखों वर्षों से यहां पर जलोढ़ का निक्षेप हुआ है, जिससे यहां पर उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ये जो मिट्टी है बहुत ज्यादा उपजाऊ है और इस मैदान में ये सारी मिट्टी है, तो ये वाला मैदान जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और ये जो मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, ये हिमालय के कदमों में है बेसिकली। और हिमालय के कदमों को मतलब हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में स्थित है। गिरिपाद का मतलब है, मान लीजिए कि ये हिमालय है, तो ये हिमालय के ऐसे कदमों में है ना, कदमों में है एक तरीके से।
ये बहुत बड़ा मैदान है, ये करीब करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 240 से लेकर 320 किलोमीटर के आसपास। ये जो डेटा है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 240 से 320 किलोमीटर, ये डेटा आपको पहली मर्तबा याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी पहले चीजों को समझो, जब समझ जाओगे, इजी इजी चीजों को याद कर लोगे, तब ऐसी ट्रिवियल चीजें, ऐसी अजीब अजीब सी चीजें याद रखनी है। तो इस मैप में आप देख सकते हो, ये रहा उत्तर का विशाल मैदान, जो कि भारत का दूसरा भौतिक स्वरूप है। ये जो ग्रीन कलर आप दिख रहा है ना, बेसिकली ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, बेसिकली यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल, असम, इन राज्यों में मुख्य रूप से ये फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है और बहुत ज्यादा घने रूप से रहती है, घनत्व बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कृषि की दृष्टि से बहुत ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है। यहां पर इतनी ज्यादा खेती क्यों होती है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि 3 नदी प्रणालियों का पानी है यहाँ पर, और यहाँ की जलवायु भी अनुकूल जलवायु है खेती के लिए। तो तीनों चीजें हो गई, मिट्टी भी बढ़िया हो गई, जलवायु भी बढ़िया हो गई, और पानी तो है ही। तो इस वजह से यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा होती है, और खेती बहुत ज्यादा होती है तो उद्योगों के लिए कच्चा माल भी यहाँ पर ज्यादा उपलब्ध होता है, और खेती भी ज्यादा है, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी है, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां पर लोगों को रहने के लिए अनुकूल स्थिति मौजूद है, वहां पर ज्यादा जनसंख्या होती है, और वो भी घनी जनसंख्या। घनी जनसंख्या मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं। अब चूंकि ये हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में स्थित है, यानी कि इसके उत्तर में पर्वत है, तो इन उत्तरी पर्वतों से बहुत सारी नदियां आती है, क्योंकि उन पर्वतीय क्षेत्रों का बर्फ पिघलता है, उससे पानी बनता है, पानी फिर नदियों के रूप में यहां आता है। तो ये नदियां यहां पर कुछ ना कुछ चीजों को निक्षेपण करती है, जमा करती है। फिर नदी जब आगे बढ़ती है तो इसका ढलान कम हो जाता है, तो ढाल कम हो जाने की वजह से नदी की गति फिर कम हो जाती है। भाई पहाड़ी क्षेत्र में ढाल ज्यादा है, तो पहाड़ी क्षेत्र से जब नदी आएगी, पहाड़ी क्षेत्र से जब नदी आएगी बहुत तेजी से आएगी, लेकिन जैसे ही मैदानी वाले हिस्से में आएगी, मैदान का ढाल धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो फिर इसकी स्पीड धीरे हो जाती है। इसीलिए नदी के बाद वाले हिस्सों में बहुत सारे नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप मतलब चारों तरफ पानी है और बीच में जमीन है। तो नदियों की स्पीड कम हो जाने की वजह से वो अपना रास्ता बदल देगी, थोड़ा इधर से चलेगी, थोड़ा इधर से चलेगी, है ना। ढाल कम हो गए तो ज्यादा स्पीड रहेगी नहीं, ज्यादा ताकत भी नहीं रहेगी, तो इनको जहां जगह मिलेगी वहां से निकल लेगी। तो इसकी वजह से बीच में तो रह जाती है जमीन और चारों तरफ हो जाता है पानी, तो द्वीप बन गया। और चूंकि नदियों ने द्वीप बनाया है, तो इस द्वीप को कहते हैं नदीय द्वीप। तो इस उत्तरी मैदान वाले हिस्से में जो लोअर कोर्स है, आगे बढ़कर जो आने वाला कोर्स है, मतलब नदी का जो एक तरीके से लास्ट हिस्सा है, वहां पर बहुत सारे नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे कि असम में है माजुली द्वीप, है ना। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है, और इन धाराओं को कहते हैं वितरिकाएं। तो जब आगे जाकर यानी कि निचले भाग में इन नदियों की स्पीड कम हो जाती है, तो ये नदियां क्या करेगी, अपने साथ जो भी मिट्टी होगी ना उसको साइड में जमा करती हुई चलेगी, क्योंकि इन नदियों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। तो ये गाद जमा करेगी, मिट्टी जमा करेगी। मान लीजिए कि ये मिट्टी जमा कर दी, कलर दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये मिट्टी जमा कर ली, ये मिट्टी जमा कर ली, ये मिट्टी जमा कर ली। अब नदियां क्या करेगी, बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ये नदी आई, थोड़ा टुकड़ा इधर चला गया, थोड़ा पानी इधर चला गया, थोड़ा पानी इधर चला गया, थोड़ा पानी इधर चला गया। तो नदियां अलग अलग भागों में टूट जाती है, और इन भागों को बोलते हैं वितरिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटरी जिसे कहते हैं। मैंने आपको बताया एक नदीय द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और कौन से राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में ना, असम राज्य में ये द्वीप है। द्वीप बोले तो बीच में टापू है, जमीन है और चारों तरफ पानी है। चारों तरफ पानी किस नदी का है? ब्रह्मपुत्र नदी का है। और चूंकि नदी ने बनाया है, तो ये एक नदीय द्वीप है। और इसके बारे में खासियत है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, वो समुद्र में है, लेकिन नदियों पर बनाए गए जो द्वीप है उनमें दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का, भारत का नहीं, एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कहां पर है? असम राज्य में है। कौन सी नदी ने बनाया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब एक और टर्म आती है दो आब। दो का मतलब होता है दो, और आब का मतलब होता है पानी। तो दो नदियों के बीच का जो भाग है उसे कहते हैं दो आब। मान लीजिए कि दो नदियां हैं,
ये दो नदियां हैं, तो इनके बीच के भाग को कहेंगे दोआब, है ना, दोआब, दोआब। तो ऐसे ही अगर बोला जाए पंजाब, तो पंजाब क्या है, पंज मतलब पांच और आब मतलब पानी, तो यानी कि पंजाब से मुख्य रूप से पांच बड़ी बड़ी नदियां गुजरती। तो दोआब मतलब दो नदियों के बीच का हिस्सा, और पंजाब मतलब पांच नदियों वाला हिस्सा। अब इस उत्तरी मैदान को, उत्तर के विशाल मैदान को मोटे रूप से तीन भागों में बांटा गया है, पश्चिम से पूर्व की तरफ पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस मैप में आप देखिए, इस तरफ है पंजाब का मैदान, ये गंगा का मैदान, और यहां पर है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस उत्तर के विशाल मैदान को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब का मैदान। तो पंजाब का मैदान कहां पर है, ये उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में है, और मुख्य रूप से चूंकि ये पश्चिमी भाग में है, तो यहां पर कौन सी नदियां गुजरती है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, है ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज में से कुछ नदियां। और इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो पाकिस्तान में भी स्थित है। सिंधु और इसकी सहायक नदियां हिमालय से निकलती है। नदियों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, भूगोल के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां मैंने आपको बताया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। और यहां पर दो आब बहुत सारे हैं इस पंजाब के मैदान में, जो कि उत्तर के विशाल मैदान का सबसे पश्चिमी भाग है। मुख्य रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, उनसे बना हुआ है। यहां पर बहुत सारे दोआब देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर पांच नदियां बहती है, तो हर दो दो नदी के बीच में कुछ न कुछ जमीन का हिस्सा होगा, उसे कहते हैं दोआब। उत्तर के विशाल मैदान का बीच वाला भाग है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान कहां से कहां तक है, गग्गर से लेकर तिस्ता नदी के बीच में ना, घग्गर से लेकर तिस्ता नदी के बीच तक ये गंगा का मैदान है। और इसमें मुख्य रूप से हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र आते हैं, है ना। यहाँ हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो मुख्य रूप से गंगा का मैदान जो है वो इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। सबसे पूर्व में है ब्रह्मपुत्र का मैदान, सबसे पूर्व में है ब्रह्मपुत्र का मैदान, और मुख्य रूप से ये असम में स्थित है ना, ये वाला हिस्सा जो है असम में स्थित है। तो उत्तर के विशाल मैदान के तीन हिस्से, पश्चिम से लेकर पूर्व की डायरेक्शन में आपको याद रखना है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा का मैदान नदी के आधार पर, ब्रह्मपुत्र का मैदान नदी के आधार पर, और पंजाब का मैदान है तो नदी के आधार पर ही, लेकिन नाम इसका जगह के हिसाब से है पंजाब का मैदान। अब जब हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं, तो आपको लगता होगा कि ये पूरा का पूरा मैदान ऐसा समतल सा ही है। तो जब हम खुद सोचने लगते हैं तो हमको लगता है कि भैया उत्तरी मैदान जो है वो तो एक समतल स्थल के रूप में ही होगा, इसमें कोई भी विविधता नहीं होगी, कोई भी उठा पटक, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। लेकिन ये सही नहीं है। इस बड़े से मैदान, इस उत्तर के विशाल मैदान को भी भौगोलिक आकृतियों में बांटा जा सकता है। फोटो के माध्यम से समझिए। तो इसको मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है। कौन से चार भाग है, भाबर, तराई, भांगर और खादर। भाबर क्या है, इस मैप के माध्यम से समझिए, ये पहाड़ी हिस्सा है। इस पहाड़ी के नीचे की तरफ वाला हिस्सा जहां पर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा हो गए ना, इस पहाड़ी के ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर आए, अब ऊपर से आ रही है नदियां, तो इनमें से मुख्य रूप से जो छोटी छोटी नदियां हैं ये इस पत्थरों के नीचे चली जाएगी। मतलब ऊपर से आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे कोई नदी है। तो इस एरिया को बोलते हैं भाबर। और ये भाबर जो है वो उत्तर के विशाल मैदान का ही हिस्सा है। तो उत्तर के विशाल मैदान का पहला हिस्सा है भाबर, यहां पर बड़े बड़े पत्थर होंगे और यहां पर नदियां गायब हो जाएगी। फिर जब पत्थर कम हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, तो ये नदी बाहर निकल के आएगी। बहुत बड़ा दलदली हिस्सा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, ये तराई वाला हिस्सा है। फिर नदी जब आगे बहेगी तो नदी अपने दोनों तरफ मिट्टी इकट्ठा करते हुए चलेगी। पिछले साल जो मिट्टी इकट्ठा की थी या पिछले समय में जो मिट्टी इकट्ठा की थी उसे कहते हैं बांगर वाला एरिया, और इस बार जो नई मिट्टी इकट्ठा की है उसे कहते हैं खादर वाला एरिया। तो उत्तर के विशाल मैदान के भी चार हिस्से हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है भाबर। तो भाबर मैंने आपको बताया कि ये जो नदियां होती है मुख्य रूप से छोटी छोटी नदियां, ये पर्वतों से नीचे उतरते समय, यानी कि सबसे लास्ट में पर्वत कौन सा है, शिवालिक। तो शिवालिक की ढाल पर एक चौड़ी सी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, बेसिकली पत्थरों का निक्षेपण करती है, और लगभग ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो मुख्य रूप से छोटी छोटी सरिताएं हैं, नदियां हैं, वो विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है मतलब पत्थरों के नीचे चला जाता है पानी, तो ऊपर से देखने पर लगेगा कि अरे नदी तो गायब हो गई। तो इसे कहते हैं भाबर। ध्यान रखिएगा, ये भाबर है, भाबर। आगे बांगर और खादर, ये भाबर है। भाबर के बाद आता है तराई वाला एरिया। तो भाबर के दक्षिण में
ये जो नदियां, छोटी छोटी नदियां गायब हो गई थी, वो पुनः निकल के आती है और यहां पर एक नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इसे तराई क्षेत्र कहा जाता है ना। मतलब यहां पर नदी वापस जमीन पर आ जाती है पत्थरों से निकलकर, क्योंकि पत्थर नहीं है इस एरिया में, पत्थर तो सारे शिवालिक के दक्षिण में ही इकट्ठा हो गए। अब आ गया मिट्टी वाला एरिया, तो यहां पर दलदल का निर्माण होता है, थोड़ा सा नमी वाला एरिया होता है, इसे तराई कहा जाता है। और चूंकि नमी ज्यादा है, पेड़ पौधे भी ज्यादा होंगे और यहां पर वन्य प्राणी भी ज्यादा होंगे, तो घने जंगल है, वन्य प्राणी बहुत ज्यादा है। इस एरिया में बहुत ज्यादा पेड़ पौधों को काटा गया है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में जब भारत ने आजादी प्राप्त की 1947 में, तब भारत का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे उनको खेती के लिए भूमि उपलब्ध करवानी थी, तो उसके लिए इस जंगल को बड़ी मात्रा में काटा जा चुका है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, बेसिकली संरक्षित क्षेत्र है जहां पर पेड़ पौधों को, जानवरों को, दूसरी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको बचाने जाने की कोशिश की जाती है। उसका नाम है दूधवा राष्ट्रीय पार्क, यूपी में ना। फिर आता है भांगर वाला एरिया। भांगर वाला एरिया जो है, ये उत्तर के मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है। भाबर में पत्थर है, तराई में नदी वापस बाहर आ गई, अब आगे बढ़ेगी तो नदी अपने दोनों तरफ मिट्टी को इकट्ठा करते हुए चलेगी। पिछले सालों में जो मिट्टी इकट्ठा की है उस एरिया को बोलते हैं भांगर, उस एरिया को बोलते हैं भांगर। और ये जो भांगर वाला एरिया है, ये उत्तर के विशाल मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है और यहां पर पुरानी जलोढ़ है। पुरानी जलोढ़ मतलब पिछले सालों में जो मिट्टी इकट्ठा हुई है वो यहां पर है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। ये बाढ़ वाला मैदान क्या होता है? मान लीजिए कि ये नदी है, इस नदी में बारिश के समय में पानी आता है तो इस नदी का एरिया बढ़ जाता है, तो एरिया जो बढ़ गया है उसे कहते हैं इस नदी का बाढ़ का मैदान। तो इस नदी के बाढ़ के मैदान के ऊपर की तरफ जो मिट्टी इकट्ठा है उसे कहते हैं हम भांगर वाला एरिया। तो इस भाग को हम भांगर के नाम से जानते हैं। और यहां पर आपको कंकड़ भी देखने को मिलेंगे। और कंकड़ क्या होते हैं? चूने के छोटे छोटे हिस्से ना, कंकड़ पत्थर होते हैं ना, तो इनको स्थानीय भाषा में कंकड़ बोला जाता है। फिर खादर, खादर क्या है भैया? खादर बोले तो नई मिट्टी है। पुरानी मिट्टी को बोलते हैं भांगर और नई मिट्टी को बोलते हैं खादर। तो बाढ़ वाले मैदानों में जो नई मिट्टी होती है, युवा मिट्टी होती है, उसको खादर कहा जाता है। इस मिट्टी का हर साल पुनर्निर्माण होता है, क्योंकि नई नई मिट्टी इकट्ठा होती जाएगी तो उसे ही तो हम खादर कहेंगे। इसलिए ये एरिया बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है और यहां पर बहुत गहन खेती की जाती है, बहुत ज्यादा खेती की जाती है। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है, हमें लगता है कि मैदान है तो पूरा का पूरा समतल होगा, एक जैसा ही होगा, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 4 अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है: भाबर, तराई, खादर और भांगर। भाबर पत्थर वाला एरिया है, तराई दलदली एरिया है, खादर नई मिट्टी वाला एरिया है और भांगर जो है वो पुरानी मिट्टी, पिछले सालों की मिट्टी वाला एरिया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने क्या देखा? आज हमने हिमालय का एक और प्रकार का वर्गीकरण देखा जो कि मुख्य रूप से नदियों के माध्यम से होता है। सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता, दिहांग्या, ब्रह्मपुत्र, और इनके बीच में है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। उसके बाद हमने भारत का जो दूसरा भौतिक प्रदेश है, कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान, उसको पढ़ना शुरू किया। इसके भी 3 भाग है: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके अलावा संरचनात्मक हिसाब से, भौगोलिक आकृति के हिसाब से उत्तर के विशाल मैदान में भी हमें 4 भाग देखने को मिलते हैं: भाबर, तराई, खादर और भांगर। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप जिस दिन ये क्लास ले रहे हैं, जिस दिन आप ये चीजें पढ़ रहे हैं, उसको आप उसी दिन रिवाइज कीजिए। रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आपको ऐप पर भी मिल जाती है, टेलीग्राम पर भी मिल जाती है, और इसी वीडियो के लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाती है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। और आप सोचते हैं कि नहीं सर, हम तो बुक में ही अंडरलाइन कर रहे हैं, बुक में ही हाईलाइट कर रहे हैं, बुक में ही नोट्स बना रहे हैं, तो बुक से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। कहने का उद्देश्य है रिवाइज करना जरूरी है, नहीं तो ये समझा हुआ ज्यादा आपके काम आएगा नहीं जब तक आप रिवीजन खुद से करोगे नहीं। तो अगर आप कैरियरविल 9-10 अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर आपको अलग अलग पीडीएफ मिल जाती है, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इन क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। होप आज जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।